हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10वीं के राजनीतिक शास्त्र नागरिक शास्त्र में देखेंगे सिविक्स में पहला हमारा अध्याय का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। सबसे पहले लोकतंत्र यानी कि इसके अर्थ को समझ लेंगे। अध्याय का जो हमारा दिया हुआ है, लोकतंत्र कहते हैं यानी कि वैसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता के द्वारा ही यानी कि एक तरह से शासन प्रणाली को चलाया जाता है, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जो शासन होता है वही शासन व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाता है, यानी कि लोकतंत्र कहलाता है। यहाँ पे सबको यानी कि एक तरह से समानता का अधिकार होता है। लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हमारे देश में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है भारत में। अगर लोकतंत्र की अगर बात करें तो इसमें सत्ता की साझेदारी की बात करता है। सत्ता की साझेदारी से हमारा तात्पर्य है कि सत्ता में अनेक वर्गों का साझेदारी है, यानी कि एक तरह से कहें तो उनका हिस्सेदारी है, भागीदारी कह सकते हैं। जैसे कि अनेक जाति हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक संप्रदाय हैं, लिंग के आधार पर, यानी कि अनेक वर्गों का जो है हमारे सत्ता में जो है साझेदारी होता है, भागीदारी होता है। और वही जो है लोकतंत्र में उनका भागीदारी है, उसी के बारे में हम लोगों को इस अध्याय में पढ़ना है। सबसे पहला हमारा पॉइंट है इस अध्याय का, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या है? जब हम इस बात को देखेंगे तो लोकतंत्र में द्वंद्ववाद कहने का अर्थ है, द्वंद्व मतलब एक तरह से संघर्ष, यानी कि कोई बात को लेकर द्वंद्व हो रहा है, झगड़ा के जैसा हो रहा है, उसमें विवाद हो रहा है। तो वो सभी बातों को जो है लोकतंत्र में क्या क्या यानी कि जो है द्वंद्व यानी कि देखने को मिलता है, कैसी कैसी परिस्थितियां देखने को मिलता है, ये सभी के बारे में जो है इसमें यानी कि देखेंगे। तो सबसे पहले अगर लोकतंत्र की अगर बात करते हैं तो लोकतंत्र में जनता ही जो होता है वो लोकतंत्र का एक तरह से केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि इसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा यानी कि जनता ही जनता के द्वारा यानी कि शासन करता है, यानी कि जनता के द्वारा ही जनता पर शासन होता है, यानी कि जनता जो है स्वयं शासन प्रणाली को संचालित करता है। इसमें से अगर प्रमुख रूप से बात करें तो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से जो है जनता के इच्छाओं को, उनकी यानी कि जो भी इच्छा है उसके साथ साथ उनकी जो भी विकास की बातें हैं उस सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसके लिए प्रमुख कारण यह भी है कि वो सबसे ज़्यादा इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि जनता ही उनको एक तरह से प्रतिनिधि बनाया है। अगला बार उनको अगर फिर से विजेता बनना है, अच्छे यानी कि कामों को करना होगा, अच्छे विकास के कार्य करेंगे, जनता के बातों को सुनेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, तभी अगले बार जो है फिर से वो सत्ता में आ सकते हैं। तो इसलिए जो है सत्ता में जो है प्रत्यक्ष रूप से जो प्रतिनिधि होते हैं उनका एक महत्वपूर्ण यानी कि जो है सत्ता के साझेदारी में जो है एक महत्वपूर्ण रूप से भूमिका होता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें देखने को मिलता है, द्वंद्व देखने को मिलता है, जो एक तरह से लोकतंत्र में एक तरह से कहें तो समस्या उत्पन्न करता है। शुद्ध यानी कि जो स्वच्छ स्वतंत्र यानी कि लोकतंत्र होना चाहिए वो लोकतंत्र जो है देखने को नहीं मिलता, यानी कुछ द्वंद्व जो उत्पन्न होता है एक तरह से लोकतंत्र में समस्या देखने को मिलता है। जैसे कुछ उदाहरण स्वरूप अगर देखें, जैसे कुछ घटनाओं को अगर बात करते हैं, जिसमें से सबसे पहले अगर बात करें तो मुंबई में जो है 1961 ईस्वी में वहाँ मुंबई में मराठियों की संख्या जो था, यानी कि मराठी जो कि दक्षिण भारत में रहते हैं, तो मराठियों की संख्या वहाँ पे 34% था। लेकिन इसके पश्चात जो है यहाँ पे 2001 में इनकी संख्या जो है बढ़कर जो है 57% हो गया। यानी कि अगर बात करें तो मुंबई में जो है बहुसंख्यक कौन हुए? यहाँ पे मराठी हुए। इसके साथ साथ लेकिन अगर बात करें तो दक्षिण भारत में कई सारे शहरों का, जैसे कि अगर बात करें तो चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, इत्यादि शहरों का यानी कि तेजी से विकास होने के कारण वहाँ उस क्षेत्र से जो है अब लोगों की संख्या, मुंबई में प्रवासियों की संख्या कम होने लगा, यानी कि दक्षिण भारत से बहुत कम लोग आने लगे हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में भी जो है बहुत बड़े बड़े शहरों का विकास हो चुका है। उसके साथ साथ गुजरात के क्षेत्र से प्रवासी लोग ज़्यादा आते थे, लेकिन वहाँ पर भी जो है कई सारे, अहमदाबाद हो गया और अनेक यानी कि बड़े बड़े शहरों के विकास के कारण जो है वहाँ पे अनेक यानी कि उद्योग धंधा ऐसा मिलने के कारण, रोजगार मिलने के कारण वहाँ से भी प्रवासी बहुत कम संख्या में जो है मुंबई में आते हैं। सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है प्रवासियों की संख्या मुंबई में तो होता है हिंदी भाषी, यानी कि जो उत्तर भारत के लोग हैं, उत्तर पूर्व और पश्चिम के जो भारत के यानी कि ऊपर में के जो भारत के लोग हैं वही सबसे ज़्यादा प्रवासी के रूप में जो है मुंबई में देखने को मिलते हैं। इनकी अगर संख्या की अगर बात करें तो वो भी यहाँ के जितना भी उत्तरभाषी लोग हैं वहाँ पे बसते हैं। तो वहाँ के उपनगरों में जैसे कि नवी मुंबई हो गया और अनेक छोटे छोटे जो यानी कि उसका उपनगर है वहाँ पे बसते हैं। उसमें से जैसे कि अगर बात करें तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के द्वारा ये वहाँ पे यानी कि एक डाटा तैयार किया गया, सूची तैयार किया गया, जिससे ये पता चला कि वहाँ के 49% जो लोग हैं यानी कि जो प्रवासी के रूप में वहाँ पे रह रहे हैं वो उत्पादन कार्यों के रूप में लगे हुए हैं, यानी कि 49% प्रवासी जो हैं वो उत्पादन कार्यों में संलग्न हैं।
और बाकी जो जितना प्रतिशत बचा, यानी कि जो उच्च पद बच गया, सेवा के क्षेत्र बच गया, या जो अच्छा अच्छा पद था, या सफेदारी एक तरह से कह सकते हैं, राजनेता नेता वाला जो पूरा एक तरह से कहें जो उच्च पद है, उस सभी पे जो है मराठियों का एक तरह से प्रभुत्व है। और जितना यहाँ के यानी कि प्रवासी के रूप में जो हिंदी भाषी लोग जो जाकर रह रहे हैं, वो ज़्यादातर जो है उत्पादन कार्यों में संलग्न है, लगे हुए हैं। और ऊंचे पदों पे जो है मराठियों का प्रतिनिधित्व होने के कारण वहाँ पे जो है उनका दबाव जो है महसूस किया जाता है। जैसे कि वो लोग यानी कि बहुत एक तरह से दूर दूर आते रहते हैं कि जो उत्तर भाषी यानी कि उत्तर भारत के जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको दूर आते रहते हैं, यानी कहते हैं कि नीच लोग हैं, ऐसे है वैसे, यानी कि क्षेत्र के आधार पर जो है उन लोग यानी कि जो उत्तर प्रदेश और बिहार के सबसे ज़्यादा वहाँ पे यानी कि संख्या देखने को मिलता है प्रवासियों की, तो उनको एक तरह से बहुत नीच समझते हैं। इसी प्रकार से अगर बात करें तो वहाँ की उत्तर और बिहार यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर बात करें तो यहाँ का कुल बैंकों का जितना भी यानी कि लोग यहाँ पे जमा करते हैं पैसा, उसका 1% जो भाग है यानी कि मुंबई में आता है। तो 1% यानी कि एक तरह से कहें तो बहुत सारा यानी कि वहाँ पे पैसा देखने, यानी कि एक तरह से कहें कि आर्थिक स्थिति से अगर बात करें तो इसी प्रकार से जो है अधिकांश यानी कि लोगों का वहाँ पे जो बिहारी लोग, उत्तर प्रदेश के जो लोग रहते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे काम करके जो है अपना जीवन यापन करते हैं। उसके साथ साथ वहाँ उन लोगों को मराठी लोग जो वहाँ पे उच्च पदों पे बैठे हुए हैं, उनको एक तरह से बहुत कम संस्था में जो है उनको सेवा देने का काम करते हैं, कम पैसे में सेवा देते हैं। फिर भी जो है उन लोग जो है उत्तर प्रदेश और बिहारी जो वहाँ पे जाकर रह रहे हैं उनको निश्चितता यानी कि दिखाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ के यानी कि जो है आर्थिक स्थिति के कारण ही जो है आज यानी कि मुंबई को जो है वित्तीय राजधानी के रूप में देखा जाता है। लेकिन यही एक उदाहरण स्वरूप अगर बात करें तो वहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं, उन्होंने वहाँ की जो सरकार थी वो किसी तरह से मराठियों के जो भावनाएं हैं उसको भड़का दिया, यानी कि अनेक प्रकार के बातों को यानी कि विवाद उत्पन्न करवा दिया कि यानी कि जो बिहारी लोग हैं यहाँ पे आकर रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के यहाँ पे आकर रह रहा है, धीरे धीरे उसका बहुसंख्यक हो जाएगा, अनेक प्रकारों को लेकर जो है वहाँ के मराठियों को भड़काया। जिसके कारण वहाँ पे देखने को मिला कि वहाँ से अधिकांश यानी कि जो है बिहारियों को, उत्तर प्रदेश के जो यूपी के लोग रह रहे थे उनको वहाँ से खदेड़ा गया, कुछ लोगों को मार यानी कि एक तरह से मृत्यु भी हो गई। इस प्रकार से जो है क्षेत्र के आधार पे देखें तो यहाँ पे बहुत तरह की विभिन्नताएं यानी कि देखने को मिला। यहाँ से लोगों को यानी कि बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में जो है बिहारियों को वहाँ से खदेड़ा गया मुंबई से, तो ये सब यानी कि द्वंद्व देखने को मिलता है। उसके पश्चात अगर बात करें तो जैसे कि मैसूर में बिहार यानी कि रेलवे भर्ती की परीक्षा हो रहा था, रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा हो रहा था, और वहाँ भी जो है बिहारी छात्रों के साथ मारपीट किया गया और कई यानी कि छात्रों को जो है जान से भी हाथ धोना पड़ा। तो इस प्रकार से क्षेत्र के आधार पर जो है विभिन्नताएं जो है वो हमारे यानी कि देखने को मिलता है। और इस प्रकार से अगर बात करें तो ये सभी क्षेत्रों पे जो है यहाँ पे विभिन्नताएं जो है प्रकट होता है। उसके साथ साथ असम के क्षेत्रों में भी कई बिहारियों की जो है हत्या कर दिया गया था, यानी कि एक तरह से कहें तो बिहारियों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा मारा गया। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो ये सभी विभिन्नताएं जो द्वंद्व देखने को मिल रहा है, ये द्वंद्व न भाषा के आधार भाषा पे है, न जाति पे है, न धर्म पे है। ये जो द्वंद्व है यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जो यानी कि जो भावनाएं हैं ये देखने के मिल रहा है क्षेत्र के आधार पे। यानी कि यहाँ पे क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पे लोग जो हैं एक दूसरे को यानी कि नीच यानी कि समझ रहे हैं। मुंबई वाले समझते हैं कि बिहारी जो है उत्तर प्रदेश के लोग हैं ये सब बहुत नीच है, ये सब हमसे यानी कि एक तरह से कहें तो अनेक बातों को लेकर जो है यानी कि भिन्न मानते हैं, नीच मानते हैं। इस प्रकार से जो है यहाँ पे क्षेत्रीय विभिन्नता देखने को मिलता है। जैसे कि अगर बात करें तो अनुच्छेद 19 में हमें एक यानी कहा गया है कि भारत के कोई भी नागरिक हो, भारत के किसी भी क्षेत्र में जो है अस्थायी रूप से जाकर वहाँ पे बस सकता है, किसी भी क्षेत्र में जाकर रह सकता है प्रवासी के रूप में या किसी भी तरह से, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो है मुंबई में इस प्रकार के यानी जो घटना देखने को मिला था, एक तरह से मैसूर में हो गया, असम में हो गया, ये सब घटनाएं जो है एक तरह से हमारे संविधान के जो है खिलाफ कार्य कर रहा है, लोकतंत्र के खिलाफ कार्य कर रहा है, जो कि एक तरह से लोकतंत्र में जो है बाधा उत्पन्न करने का काम करता है, समस्या उत्पन्न करने का काम करता है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो बेल्जियम में भी जो है कुछ वहाँ पे इसी प्रकार की यानी कि समस्या देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो लोग थे, जो बेल्जियम है उसकी यानी कि राजधानी में वहाँ पे बहुसंख्यक यानी कि एक लोग यानी कि भाषा बोलते थे और दूसरे वर्ग के लोग जो है वो दूसरे भाषा बोलते थे। यानी कि फ्रेंच यानी कि अगर दो भाषाओं मुख्य रूप से वहाँ पे बोली जाती थी, जिसमें से अगर बात करें तो 20% लोग जो है डच बोलते थे और बाकी 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते थे। यानी कि 80% लोगों की संख्या जो है फ्रेंच बोलने वालों की थी और 20% डच बोलने वाला की थी।
तो इस प्रकार से निश्चित रूप से हम देखेंगे तो जब ऐसी यानी कि बातें होंगी तो भाषा के आधार पे जो है इसका प्रभुत्व यानी कि बहुसंख्यकों का प्रभुत्व जो है वो अल्पसंख्यकों पे रहेगा। यही बात को लेकर वहां पे जो है विवाद उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे विवाद जो है एक तरह से राष्ट्रीय विभाजन का रूप ले लिया। धीरे धीरे वहां के यानी कि मुद्दा आने लगा कि आखिर क्षेत्र के आधार पे इतना यानी कि अगर बात करें तो भाषा के आधार पे यहाँ पे जो है एक तरह से विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा देखने को मिला, जो कि आगे चलकर जो है वहाँ के केंद्रीय सरकार जो है दो भागों में बट गया। एक तरफ यानी कि डच बोलने वाले लोग हो गए, दूसरी तरफ फ्रेंच बोलने वाले लोग हो गए। तो दोनों के बीच में जो है राष्ट्र का जो शक्ति था वो दो केंद्रों के रूप में जो दो भागों में जो है बट गया। इस प्रकार से अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलता है, अनेक प्रकार के बातों पे द्वंद्व देखने को मिलता है, जैसे कि जाति के आधार पे, धर्म में देखने को मिलता है। उसके साथ साथ लिंग हो गया, लिंग भेदभाव भी देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ की क्षेत्रीय स्तर की भाषा आधार पे, जैसे कि उत्तर भारत की भाषा कुछ और है, दक्षिण भारत की कुछ और है। तो ये विभिन्नताएं जो है एक तरह से द्वंद्व का रूप ले लेती है कभी कभी। वही अगर बात करें तो उत्तर भारत की संस्कृति कुछ और है, दक्षिण भारत की कुछ और है, तो ये भी एक तरह से कहें तो द्वंद्व का स्वरूप लेता है। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे ये सभी विभिन्नताएं जो हैं वो देखने को मिलता है, जो कि एक तरह से कहें तो यहाँ पे जैसे कि हमारा अगर बात करें तो अनुच्छेद 15 कहता है, अनुच्छेद 15 में ये बात की चर्चा किया गया है कि भारत में जो है न जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग इत्यादि क्षेत्र, भाषा सभी के आधार पे भेदभाव की मनाही करता है। यानी कि जो अनुच्छेद 15 है वो कहता है कि किसी भी आधार पे जो है भेदभाव नहीं करना है, न जाति के आधार पे भेदभाव करना है, न लिंग के आधार पे, न ऊंचता नीचता के आधार पे, न रंग के आधार पे, न अगर कहें तो क्षेत्र के आधार पे, न भाषा के आधार पे, किसी भी आधार पे जो है भेदभाव नहीं करना है, ये मनाही करता है अनुच्छेद 15। फिर भी जो है कुछ यानी कि मुद्दों को लेकर जो है ये असमानताएं जो है भारत में देखने को मिलता है, जो कि एक तरह से लोकतंत्र में जो है समस्या उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है। तो आज के इस पाठ के लिए इतने हैं। अगले